15 दिसंबर 2025 की सुबह उत्तर प्रदेश की संभल जिले की चंदौसी तहसील के पतरौआ रोड पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। ईदगाह के पास बहने वाले नाले के किनारे कई आवारा कुत्ते जमा थे। वे आपस में लड़ रहे थे, भौंक रहे थे और एक दूसरे से किसी चीज को छीनने की कोशिश कर रहे थे। नाले के पास 2 टूरिस्ट बैग पड़े थे। उनमें से एक फटा हुआ था और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। राहगीरों को शक हुआ। 112 नंबर डायल किया गया। कुछ ही देर में चंदौसी कोतवाली के प्रभारी अनुज तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने बैग खोला तो अंदर का दृश्य देखने के बाद कई पुलिसकर्मियों का चेहरा भी उतर गया। बैग के भीतर इंसानी शरीर का धड़ था, न सिर था न हाथ पैर। दूसरे बैग में एक सील पैक पॉलिथिन मिली जिसमें बाईं बाजू रखी थी। साथ में खून से सनी टी-शर्ट और अंडरवियर भी मिले। लाश कई हफ्ते पुरानी लग रही थी। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। न पहचान, न सिर, न कोई सीसीटीवी, न कोई चश्मदीद। लेकिन ये कहानी शुरू होती है चंदौसी के चुन्नी मोहल्ले से। यहीं रहता था 40 वर्षीय राहुल कुमार, पेशे से जूता व्यापारी। उसकी पत्नी रूबी 39, 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा। राहुल मेहनती था। सुबह से शाम तक कारीगरों से जूते बनवाता, थोक में सप्लाई करता। घर लौटता तो बच्चों का चेहरा देखकर दिन भर की थकान भूल जाता। रूबी घर संभालती थी। रूबी की आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसी तन्हाई जो शादी के बंधन में भी उसे घेर लेती थी। राहुल का प्यार सच्चा था, लेकिन उसका जीवन बिजनेस की भाग दौड़ में इतना व्यस्त था कि रूबी की भावनाओं को छूने का समय ही नहीं मिलता। राहुल मूल रूप से संभल जिले के ही रजपुरा थाना क्षेत्र के गवां कस्बे के रहने वाले जसवंत का इकलौता बेटा था। जसवंत के 4 बच्चे हुए, जिसमें एक बेटा राहुल और 3 बेटियां हैं। राहुल के चाचा, ताऊ और बाकी रिश्तेदार वहीं रहते हैं। गवां कस्बे में रहने वाले राहुल के चाचा नेकराम बताते हैं कि राहुल जब केवल 15 साल का था तभी उसके मम्मी पापा का बीमारी के चलते कुछ ही अंतराल में निधन हो गया। घर संभालने के लिए राहुल ने राजमिस्त्री का काम शुरू कर दिया। पहले राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करता था, फिर धीरे धीरे काम सीखकर राजमिस्त्री बन गया। बाद में इसने टाइल्स लगाने का भी काम सीखा। राहुल ने मेहनत करके परिवार को आगे बढ़ाया, बहनों की शादी की। काम के चलते इसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। उसी बीच इसकी मुलाकात चुन्नी मोहल्ले की रहने वाली रूबी से हुई। चंदौसी के चुन्नी मोहल्ले में उस सुबह धूप कुछ ज्यादा ही सुनहरी थी। गली के कोने पर बन रहे नए मकान में राजमिस्त्री राहुल अपने औजार संभालते हुए काम पर लग चुका था। सिर पर गमछा बंधा था, हाथों में सीमेंट की महक आ रही थी। आंखों में अपने भविष्य के छोटे छोटे सपने थे। राहुल रोज की तरह ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन मकान के आंगन से अचानक चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई दी। राहुल ने नजर उठाई। सामने खड़ी थी मकान मालिन की बेटी। सादे सूट में, खुले बालों और शांत आंखों वाली रूबी किसी सुबह की तरह ताजा लग रही थी। वो पानी का गिलास लेकर आई थी और संकोच से बोली, मिस्त्री साहब पानी पी लीजिए। राहुल ने पहली बार उसे देखा। जवान रूबी की सुंदरता ऐसी थी जैसे किसी हल्की सुबह की पहली किरण जो धीरे धीरे पूरे आकाश को रंग दे देती हो। उसका चमकदार लाल कुर्ता भरे गांव की पृष्ठभूमि में खिला कोई ताजा फूल सा सुंदर लग रहा था। गले के पास की खूबसूरत कढ़ाई उसके व्यक्तित्व की कोमलता को और भार दे रही थी। देखने में वो किसी फिल्मी दृश्य की हीरोइन लग रही थी। जवान रूबी के सपने उसकी आंखों से झलक रहे थे, जैसे हर कदम के साथ वो भविष्य की नई कहानी बुन रही हो। रूबी ने फिर कहा, लो मिस्त्री साहब पानी पी लो। उस पल सब कुछ ठहर सा गया। उसने मुस्कुराकर पानी लिया। बस उसी एक पल में दोनों के दिल में जैसे कोई हल्की सी 2 दिलों को जोड़ने वाली प्रेम रेखा खिंच गई। दिन बीतते गए। राहुल ईंटों की दीवारें खड़ी करता और रूबी कभी कभी उसे काम करते देखती। कभी चाय लेकर आ जाती, कभी घर के किसी काम का बहाना बन जाता। बातों का सिलसिला छोटा होता पर आंखों में कहानियां लंबी होने लगी। धीरे धीरे रोज की मुलाकात छोटी बातों में बदलने लगी। पानी देना, चाय लाना या बस मुस्कुराना। राहुल को महसूस हुआ कि उसके भीतर का दिल रूबी पर आ गया है। राहुल को अपनी हैसियत का पूरा एहसास था। वो एक राजमिस्त्री था, रोज की मजदूरी पर जीने वाला। वही रूबी एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की थी। फिर भी दिल ने बार बार दिमाग को चुप करा दिया। रूबी को राहुल की सादगी, उसका सम्मानपूर्ण व्यवहार
और मेहनत भरी ईमानदारी अच्छी लगने लगी। उसे लगा कि ये आदमी दीवारें ही नहीं, भरोसा भी मजबूती से खड़ा करता है। एक शाम जब काम खत्म हो चुका था और आसमान हल्का गुलाबी हो चला था, रूबी ने हिम्मत करके कहा, राहुल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रूबी, मैं बहुत साधारण हूं, पर दिल सच्चा है। बस वही सच था जिसने दोनों को और करीब ला दिया। ये प्यार चुपचाप पनपा, बिना शोर, बिना दिखावे के। ईंट, सीमेंट और धूल के बीच दो दिलों ने एक दूसरे के लिए जगह बना ली। मकान बनकर तैयार हो गया, लेकिन राहुल और रूबी के दिलों में जो निर्माण हुआ था वो कहीं ज्यादा मजबूत था। चुन्नी मोहल्ले की उस गली में आज भी लोग उस मकान को देखते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी नींव में कहीं ना कहीं रूबी की प्रेम कहानी भी गड़ी हुई है। दोनों का इश्क परवान चढ़ा। 2025 के हिसाब से देखें तो 15 साल पहले यानी कि 2010 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इस चुन्नी मोहल्ले में रूबी का जहां मायका है, इसी गली में थोड़ा आगे कुछ घर छोड़कर रूबी के राहुल ने भी यहां एक प्लॉट खरीदकर मकान बना लिया। राहुल के घर और रूबी के मायके के बीच की गली मात्र 4 फीट चौड़ी है। गांव छोड़कर कुछ सालों बाद ये लोग इस संकरी गली में बने मकान में रहने लगे। एक दिन बारिश की झमाझम में रूबी बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी। उसकी साड़ी हल्की सी भीग चुकी थी और वो जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रही थी। तभी मोहल्ले का युवक गौरव उसे देखकर रुक गया। उसने अपनी छतरी रूबी की ओर बढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, भीग जाएंगी, लीजिए, मेरी छतरी ले लीजिए, मैं तो घर के पास ही हूँ। रूबी ने हिचकिचाते हुए छतरी ली, लेकिन उसकी आंखों में गौरव की उस छोटी सी मदद ने एक अनजानी चिंगारी जला दी। अगले दिन रूबी ने छतरी लौटाने के बहाने गौरव के घर पर जाना तय किया। छतरी लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे गौरव मिल गया। वो बोला, अरे भाभी जी, आपने क्यों कष्ट किया? छतरी लेने मैं ही घर आ जाता, इस बहाने से एक कप चाय भी मिल जाती। रूबी ने कहा, अब तो ये अपनी छतरी संभालो, चाय के लिए फिर किसी दिन आ जाना, मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला मिलेगा। ये बस 2-3 मिनट की औपचारिक बातचीत थी, मगर रूबी को चलते चलते लगा जैसे किसी ने लंबे सूखे दिन के बाद जरा सा पानी छिड़क दिया हो। एक दिन गौरव उसके घर पहुंच गया। रूबी घर में बिल्कुल अकेली थी। उसी समय अचानक अभिषेक भी वहां आ गया। दोनों उस समय चाय पी रहे थे। रूबी ने गौरव से परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरा मुंह बोला भाई अभिषेक है। फिर गौरव की तरफ इशारा करते हुए रूबी ने कहा कि ये गौरव है, ये मोहल्ले में ही रहता है, मुझे बहन मानता है। दोनों की ये पहली मुलाकात थी। उसके बाद अक्सर रूबी के घर या बाहर भी कभी कभी कहीं कहीं दोनों मिल जाया करते थे। औपचारिक बातचीत के साथ साथ उन दोनों में दोस्ती भी हो गई। रूबी की कोशिश रहती कि एक बार में उसके घर एक ही व्यक्ति से मुलाकात हो। दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी करते थे। दिलचस्प बात यह कि इन दोनों के मन में कहीं न कहीं शक भी पनप रहा था कि भाई है या मेरी तरह आशिक। कुछ ही मुलाकातों में गौरव और रूबी एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। राहुल को गौरव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन राहुल बाजार से घर पर आया। उस समय रूबी के साथ गौरव बैठा चाय पी रहा था। स्थिति बहुत आपत्तिजनक तो नहीं थी, लेकिन शक पनप जाने के लायक काफी थी। ये नजारा देखकर राहुल का पारा चौथे आसमान पर पहुंच गया। इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, गौरव ही बोल पड़ा, दीदी, चाय में तो मजा आ गया। ये सुनकर राहुल सामान्य हो गया। 2-4 बातें गौरव से भी हुई। फिर गौरव रूबी दीदी राहुल जीजा को नमस्ते करके चला गया। चाय की इस मुलाकात के बाद अगली मुलाकात में रूबी ने गौरव से कहा कि उस दिन तुम्हारा स्टेप शानदार रहा, जिससे राहुल का गुस्सा शांत हो गया, नहीं तो ये हमारे बीच का प्यार परवान नहीं चढ़ पाता। धीरे धीरे गौरव उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा। रूबी को ये अच्छा लगता कि कोई तो है जो उसके पति के बिजनेस के बारे में इतनी तल्लीनता से पूछ रहा है। बस धीरे धीरे दोनों की बातें, दोनों की आदतें और दोनों की बेचैनियां एक दूसरे में घुलने लगी। राहुल मेहनती था, पर बिजनेस की चिंता, कर्ज की किस्तें और बढ़ता हुआ खर्च उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना रहे थे। घर पर उसकी बातचीत ज्यादातर पैसों, बिलों और थके हुए तानों के बीच उलझ जाती। रूबी के दिल में कहीं ये बात बैठ गई कि उसकी मुस्कुराहट अब पति के लिए जरूरी नहीं रही। रूबी और गौरव दोनों को समझ में आ गया कि जो रिश्ता उनके बीच बन चुका है वो नाम के बंधन से परे दिल की गहराई में जड़ें जमा चुका है। एक दिन मौका पाते ही 2 जिस्म एक जान हो गए। फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहा। जब कभी राहुल बिजनेस के काम से बाजार चला जाता, गौरव घर आ जाता। बच्चे स्कूल में होते, दोनों मौज मस्ती करते।
अभिषेक से भी ज्यादा आनंद वो गौरव के साथ महसूस कर रही थी। शाम का वक्त था। राहुल ने अपना ब्रीफकेस उठाकर जल्दबाजी में कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, कल शाम तक लौटूंगा। इतना कहकर वो निकल गया। बच्चे सो चुके थे। घर में अब सिर्फ रूबी थी। उसने तुरंत फोन करके गौरव से घर आने को कहा। मौके का फायदा उठाने के लिए गौरव रूबी के घर पहुंच गया। कितनी देर लगाई आज? रूबी ने हल्के से ठहाका लगाते हुए कहा। बाजार गया था, वहां ट्रैफिक में फंस गया था। गौरव ने आते आते अपनी शर्ट का एक बटन खोल दिया और उसके पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। अब सजा सुनाओ, कितना इंतजार करवाया? रूबी ने भी उसके गले में बाहें डाल दी। सजा तो बहुत कुछ बाकी है, पहले तो ये सजा पूरी करो। गौरव ने उसे दीवार से सटा दिया। रूबी की सांसें तेज हो गईं। उसने गौरव के होठों को अपने होठों से ढक लिया, एक ऐसी भूख के साथ जो सालों से दबी हुई थी। 15 साल पहले राहुल के साथ भी ऐसे ही पल आते थे, पर वो जल्दी खत्म हो जाते। अब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, ऐसे जैसे दुनिया में सिर्फ यही दो लोग बचे हों। जल्दबाजी में वे दरवाजा बंद करना भी भूल गए थे। तभी अचानक राहुल आ गया। दरअसल राहुल को पूरा शक हो गया था कि उसकी पत्नी गौरव के साथ रंगरलियां मनाती है, इसलिए वो जाने का बहाना करके घर में ही अपने गोदाम में छिप गया था। यही घटना राहुल की हत्या का सबब बन गई। रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या की ऐसी योजना बनाई कि 1 महीने तक पता ही नहीं चल सका कि राहुल कहां चला गया। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, शायद कभी पता चलता भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई ऐसा क्लू पुलिस के हाथ लग ही जाता है। फिर जमीन की तह से भी पुलिस अपराधी को खोज लेती है। राहुल ने राजमिस्त्री के काम से हटकर जूतों के कारोबार में कदम रखा था। घर से ही ये काम शुरू किया। वो अलग अलग जगहों पर जूते सप्लाई करता था। उसने देहरादून में भी एक किराए की जगह ले रखी है, वहां भी बिजनेस को बढ़ा रहा था। देहरादून एक पर्यटक स्थल है। कभी कभी वहां सैलानी बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं, जिसके कारण होटल में ठहरने को जगह भी नहीं मिल पाती थी। इसलिए राहुल ने किराए पर एक कमरा ले लिया था। बिजनेस के सिलसिले में उसका हमेशा घर से बाहर आना जाना लगा रहता। अभी कुछ दिन पहले राहुल की बुआ की बेटी की शादी थी। राहुल को शादी की तैयारी के लिए जाना था। इसके अलावा उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। 18 नवंबर 2025 को उसने अपनी पत्नी रूबी से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, कल तक लौट आऊंगा। 18 नवंबर का पूरा दिन बीत गया। 19 नवंबर आया, पर राहुल घर नहीं लौटा। पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो काम की वजह से कई कई दिनों तक घर नहीं आता था, ये नॉर्मल बात थी, इसलिए बच्चों को उतनी चिंता नहीं थी। 20 नवंबर आया। बेटा और बेटी भी मम्मी से पापा के बारे में पूछ रहे थे। बेटी के अनुसार पापा जी का मोबाइल फोन कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। कभी ऑन रहता तो कभी स्विच ऑफ हो जाता। शायद बैटरी खराब हो गई होगी। बच्चों के जिद करने पर रूबी ने जब पति को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ देर बाद और ट्राई किया, लेकिन हर बार मोबाइल स्विच ऑफ ही मिला। बेटी ने बताया कि पापा अपने फूफा के घर भी जाने वाले थे। हो सकता है कि काम पूरा करने के बाद वहीं चले गए हों। शादी के सामान की खरीदारी करवानी थी। अब फूफा को कॉल किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल तो यहाँ पर आया ही नहीं। बारी बारी से पत्नी, कभी बच्चे, बाकी रिश्तेदारियों में कॉल करते रहे, लेकिन राहुल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी तरह एक दिन और बीत जाता है। अब रूबी ने फैसला किया कि राहुल जहां भी काम के सिलसिले में जाते थे, वहां जाकर पता करेगी। इसके बाद रूबी बच्चों के खुद पति की खोज में निकल गई। 22 नवंबर 2025 को ये देहरादून के उस किराए वाले मकान में भी पहुंच गई जहां राहुल का अक्सर आना जाना होता था। रूबी ने मकान मालिक से बात की। अभी तक 4 दिन बीत चुके थे। मकान मालिक ने कहा कि राहुल तो यहां पर कई दिनों से नहीं आए। समझ नहीं आ रहा था कि राहुल कहां चला गया। अंत में थक हार कर रूबी ने 24 नवंबर 2025 को कोतवाली चंदौसी में पति के लापता होने की सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी हर एक डिटेल ली, राहुल की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसकी जानकारी आसपास के दूसरे थानों में भी भिजवा दी। ऐसे ही इसका भाई जुगनू है, उसके खिलाफ चंदौसी कोतवाली में कई मामले दर्ज हैं, जो चोरी चकारी, लूटपाट और छिनैती के मामले बताए गए हैं। वो वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। भाई के कारनामों में बहन रूबी का भी दखल रहता था। बताते हैं कि जब पुलिस जुगनू को पकड़ने के लिए जाती तो रूबी पुलिस से उलझ जाती थी।
आसपास के लोग भी रूबी से दूरी बनाकर रखते, इस डर से कि कब किस पर झूठा केस कर दे। रूबी कोई आम सुंदरी नहीं थी। रूबी एक हैक्कड़ और दबंग महिला थी। बताते हैं कि साल 2016 में राहुल का अपने गांव में जमीन को लेकर विवाद हो गया था। उस समय रूबी अपने पति के साथ गांव के ही मकान में रहती थी। तब रूबी ने मोर्चा संभाला और विरोधियों को धूल चटाई थी। रूबी ने गांव के 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए रजपुरा थाने में केस दर्ज करवाया था। इसमें एक पिता, बेटा और भतीजे को नामजद कराया गया था। वो झगड़ा तो शांत हुआ, गांव के लोगों ने फैसला करा दिया था। नामजद लोगों को इसके लिए भरी पंचायत में माफी मांगनी पड़ी थी। ऊपर से रूबी ने उन तीनों से केस वापस लेने के लिए भारी भरकम रकम भी वसूल की थी। घटना से करीब 1.5 महीने पहले चंदौसी के सैनिक चौराहे के पास एक जमीन खाली कराने के लिए रूबी अपने प्रेमी अभिषेक के लिए मैदान जंग में उतर आई थी। रूबी की हिम्मत, हौसला और तेवर देखकर विरोधी घबरा गए और उन्हें जमीन छोड़कर भागना पड़ा था। रूबी के कारण ही प्रेमी अभिषेक को मोटी रकम का फायदा हुआ था। बदले में रूबी को खुश करने के लिए अभिषेक ने भी अच्छी खासी रकम रूबी को दी थी। ऐसे ही विवाद का एक और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें रूबी ने अभिषेक और गौरव के साथ मिलकर हंगामा किया था। उस समय उसका पति राहुल भी साथ था। इसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें रूबी को अपने दोनों प्रेमी और पति के साथ कहीं पर हंगामा करते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह के कई अन्य विवादों में रूबी चंदौसी, रजपुरा, बनियाठेर थानों में लगभग 6-7 केस दर्ज करवा चुकी है। कुछ महीने पहले अभिषेक, रूबी और गौरव नैनीताल घूमने गए थे। वहां एक होटल में इन्होंने रात्रि विश्राम किया था। दोनों का टारगेट ये था कि इनमें से कोई एक भी किसी काम से बाहर चला जाए तो दूसरा रूबी के साथ अपने प्रेम का टारगेट पूरा कर ले। शक तो दोनों को एक दूसरे पर हो ही गया था। ये सब आजमाने के लिए अभिषेक होटल से कोई बहाना करके बाहर गया। गौरव समझा 1-2 घंटे में तो घूमकर वापस आएगा, लेकिन अभिषेक कुछ ही मिनट बाद जैसे ही होटल के कमरे में घुसा, उसने रूबी और गौरव को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस समय उसने गौरव से तो कुछ नहीं कहा, ऐसा बन गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उस दिन के बाद से वो धीरे धीरे उन दोनों से किनारा करने लगा। रूबी अब गौरव पर पूरी तरह से फिदा थी, इसलिए अभिषेक रूबी की प्रेम कहानी से बाहर हो गया और उसका संपर्क रूबी और गौरव दोनों से ही टूट गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राहुल का कुछ अता पता नहीं था। सभी लोग काफी चिंतित थे। अब दिन हफ्तों में बदलने लगे। 3 हफ्ते गुजर गए। सबकी उम्मीद भी अब दम तोड़ चुकी थी। 27 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2025 को राहुल के घर से करीब 800 मीटर दूर पतरौवा रोड है। यहीं पर एक ईदगाह स्थित है। इसी के पास रोड के साइड से एक नाला गुजरता है। ये इलाका काफी सुनसान रहता है। आसपास खेत खलिहान है। कोई सीसीटीवी कैमरा भी दूर दूर तक नहीं है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास कुछ लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि नाले के पास काफी सारे कुत्ते इकट्ठे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भौंक रहे हैं और किसी चीज को लेकर छीना झपटी भी कर रहे हैं। उनके पास एक बड़ा सा पॉलिथीन बैग पड़ा था, जिसमें कुछ भारी भरकम चीज रखी हो। उसमें से काफी तेज गंध भी आ रही थी। मामला संदिग्ध लगा तो एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम का 112 नंबर डायल कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम से ये सूचना चंदौसी कोतवाली में दे दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाल अनुज तोमर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ये 15 दिसंबर 2025 की बात है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां 2 टूरिस्ट बैग नाले में पड़े थे। एक को कुत्तों ने फाड़ दिया था, जिसमें से मानव बॉडी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। जब खोला गया तो उसमें से किसी आदमी का धड़ वाला भाग निकला। इसका हाथ, पैर, सिर सब कुछ गायब था। पुलिस को दूसरे बैग के अंदर कुछ और भी सामान और एक पॉलिथीन मिली। सामानों में ब्लैक और ग्रीन कलर की एक टी-शर्ट थी। इस पर खून के धब्बे भी थे। एक अंडरवियर भी मिला और पॉलिथीन में बायां हाथ अच्छे से सील पैक था, जिस वजह से नाले में पड़े रहने के बावजूद भी उसमें पानी प्रवेश नहीं कर सका। शायद इसकी बदबू बाहर ना आ जाए, इस वजह से पैक किया हो। दिखने में लाश के ये अंग कई हफ्ते पुराने लग रहे थे। फॉरेंसिक टीम को सूचित कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा करने शुरू कर दिए। इतनी देर में आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग भी जुटने लगे। पुलिस ने यहीं आसपास और भी छानबीन की, शायद और भी शरीर का हिस्सा भी मिल जाए। काफी तलाश के बाद भी सिर और शरीर के बाकी अंग कहीं नहीं मिले।
घटनास्थल के फोटोग्राफ लिए गए और वीडियो भी बनाई गई। पुलिस द्वारा बरामद शरीर और बरामद कपड़ों को दिखाकर पहचान कराने की कोशिश की गई। फॉरेंसिक जांच के दौरान पुलिस को बहुत सारी चीजें पता चली। ऐसा लगा जैसे आराम से घटना अंजाम दी गई है। पूरी सफाई के साथ शरीर के टुकड़े किए गए। शरीर को काटने में तेजधार हथियार नहीं बल्कि किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया। 16 और 17 दिसंबर 2025 तक यानी 2 दिन लगातार पुलिस की टीमें बॉडी के विभिन्न अंगों को तलाश करती रहीं। पुलिस की कोशिश थी कि किसी तरह से सिर बरामद हो जाए तो मृतक की पहचान हो सके। कोतवाल अनुज कुमार तोमर लगातार केस की जांच कर रहे थे। घटनास्थल पर बैग में जो हाथ मिला था, पुलिस द्वारा उसका ध्यान से निरीक्षण किया तो उस पर एक टैटू नजर आया। हाथ के बीच में राहुल नाम लिखा हुआ था। अब राहुल कौन हो सकता है? राहुल या तो इसका ही नाम होगा या फिर इसके किसी करीबी का। उधर पुलिस की टीमें थाने में ऐसी पुरानी फाइल्स खंगाल रही थीं जिनकी गुमशुदगी लिखाई गई हो। चंदौसी थाने में ही एक केस फाइल मिला। जूता कारोबारी राहुल कुमार का 18 नवंबर 2025 से गायब था। उसकी गुमशुदगी उसकी पत्नी रूबी द्वारा लिखाई गई थी। पुलिस ने रूबी को बुलाकर बरामद कपड़े व लाश के टुकड़े दिखाए। रूबी ने सब कुछ देखकर अपने पति के अवशेष होना स्वीकार नहीं किया, साफ इनकार कर दिया। थक हार कर पुलिस ने 18 दिसंबर 2025 को लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का सबसे पहला काम था मृतक की पहचान पता करना। पुलिस के पास तो कोई ऐसी निशानी भी नहीं थी। अब पुलिस को शक हो चला था कि ये लाश राहुल की ही हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गुमशुदा था और दूसरी तरफ लाश की बाह पर भी राहुल के नाम का टैटू बना हुआ था। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में 24 नवंबर 2025 को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद रूबी ने कभी पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं किया, न ही उच्च अधिकारियों से शिकायत की कि पुलिस उसके पति को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए पुलिस का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। लेकिन कोई सबूत हाथ में आने से पहले वो रूबी पर हाथ डालना नहीं चाहती थी। पुलिस ने लापता राहुल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि राहुल का मोबाइल फोन घर पर ही 18 नवंबर 2025 से ही स्विच ऑफ दिख रहा था। 19 दिसंबर 2025 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पुलिस को राहुल की पत्नी रूबी पर शक हो रहा था। 20 दिसंबर 2025 को पुलिस ने रूबी से फिर पूछताछ की। उसके बात करने का तरीका अजीब था, जैसे कि वो जानबूझकर दुखी होने का नाटक कर रही हो। जांच के दौरान पुलिस ने रूबी से उसका मोबाइल फोन मांगा, लेकिन वो मोबाइल देने से इनकार कर रही थी। पुलिस को मना करने की वजह भी नहीं बता रही थी। डांट डपट कर पुलिस ने मोबाइल लिया और इसकी जांच की। सारे फोटोज, कॉल डिटेल्स, चैटिंग सब कुछ चेक किया गया। इसी में ही रूबी के पति राहुल के साथ अलग अलग समय में लिए गए अनेक फोटो मिले। उसी दौरान पुलिस को 2 फोटो ऐसे मिले जिन्होंने इस केस की परतें प्याज के छिलकों की तरह खोल कर रख दी। एक फोटो में राहुल वही टी शर्ट पहने दिखा जो नाले के पास बैग में मिली थी। जब पुलिस ने बरामद टी शर्ट रूबी को दिखाई थी तो उसने उसे पहचानने से क्यों इनकार किया? मान ले कि वो कोई दूसरा टी शर्ट हो, किसी और का हो, फिर भी ये बोल सकती थी कि राहुल के पास ऐसा ही टी शर्ट है, पर उसने बिल्कुल ही पहचानने से मना कर दिया था। पुलिस ने थोड़ा ध्यान से देखा तो फोटो में राहुल के हाथ पर उसके नाम का टैटू गुदा था। इससे पुलिस को विश्वास कि नाले से बरामद लाश के टुकड़े राहुल के ही थे। इससे साफ हो गया कि रूबी अपने पति राहुल की गुमशुदगी और मौत को लेकर झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने रूबी से अपने अंदाज में पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ में रूबी सच बोलने के लिए मजबूर हो गई। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने पति राहुल की हत्या कराई थी। उसने इस हत्याकांड की एक हृदय विदारक स्टोरी सुनाई। 18 नवंबर की रात को जब राहुल घर पर नहीं था, रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया। रूबी को पता नहीं था कि वो कहीं गया नहीं है, घर में ही छिपा है। राहुल को मौके का इंतजार था। प्यार के नाम पर वासना का खेल शुरू होते ही राहुल अंदर आया। दरवाजा खुला था क्योंकि दोनों इतने खोए हुए थे कि चितकनी लगाना भी भूल गए थे। राहुल को देखते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें पहले रूबी पर दिखी, जो अब तक चादर से जिस्म ढकने की कोशिश में सीने से लगाए बैठी थी, बाल बिखरे, होंठ कांपते हुए। फिर गौरव पर, जो बिस्तर के किनारे खड़ा था, हाथ में चादर का कोना पकड़े, लेकिन शरीर अभी भी नंगा था। राहुल का चेहरा पहले सफेद पड़ गया, फिर लाल। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, नफरत, सदमा, धोखा और शायद एक पल के लिए दया भी। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन गला सूख गया था। सन्नाटा तोड़ते हुए आवाज आई, राहुल। ये कांपती आवाज रूबी की थी। तुम इतनी जल्द? राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार फिर दोनों को देखा,
जैसे कोई तस्वीर देख रहा हो जो कभी भूलना नहीं चाहता। फिर बिना एक शब्द बोले वो मुड़ा। उसके कदम भारी थे। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुका, पीठ फेरकर बोला, कपड़े पहन ले। वो आक्रोश से बुरी तरह तमतमा रहा था। फिर उसने रूबी को बुरी तरह पीटा और सरे बाजार उसका जुलूस निकालने की धमकी दी। बस इसी से पगलाई रूबी ने गौरव को इशारा किया। गौरव ने लोहे की रॉड उठाकर राहुल के सिर में मार दिया। वो वहीं गिर गया। उसके सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। रूबी भी पति पर हमला करने की पोजीशन ले चुकी थी। उसने हथौड़ा लेकर उसके सिर पर मार मारकर सिर कुचल दिया। इस तरह दोनों ने मिलकर राहुल का कत्ल कर दिया और अगले दिन बाजार से इलेक्ट्रिक कतर मशीन लाकर घर में ही अपने पति की लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पुलिस ने रूबी और गौरव की निशानदेही पर कत्ल और सबूत मिटाने में इस्तेमाल किए गए कटर मशीन, हथौड़ा, मोबाइल फोन और लोहे की रॉड जैसी चीजों को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने धड़ का हिस्सा और एक बांह तो बरामद कर ली थी, लेकिन राहुल का सिर और उसके बाकी के हाथ पांव बरामद नहीं हुए। रूबी और गौरव ने उसकी लाश के अन्य हिस्सों को एक कार में लेकर बहजोई बबराला होते हुए राजघाट पहुंचे। वहां से गुजर रही गंगा नदी में राहुल के शरीर के बाकी टुकड़ों को फेंक दिया, जो अब बहकर दूर जा चुके हैं, शायद नष्ट भी हो चुके हों। इस पूरे हत्याकांड की भनक उन्होंने बच्चों तक को नहीं लगने दी। राहुल की बेटी पापा के मर्डर में मम्मी और गौरव के अलावा अभिषेक को भी आरोपी मान रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अभिषेक के रूबी से संबंध विच्छेद हो चुके थे। वो इस कहानी से अलग था। इसका इस घटना में कोई रोल नहीं है। चंदौसी शहर के लिए इतनी निर्मम हत्या का ये पहला मामला बताया जा रहा है। गौरव ने जिस दुकान से बैग खरीदे थे, उस दुकानदार का नाम विनोद अरोड़ा है। उसे भी ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके बैग का इस्तेमाल एक निर्मम हत्या के बाद लाश के टुकड़े करके फेंकने के लिए किया गया। गौरव को कटर देने वाला व्यक्ति जितेंद्र उर्फ जीतू तो उस समय बिलख बिलख कर रोने लगा जब पत्रकारों ने उससे कहा कि तुमने कटर गौरव को क्यों दिया था। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि लोहे का सरिया काटने वाला कटर मानव शरीर को काटने में इस्तेमाल किया गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 22 दिसंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटनाक्रम का खुलासा किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों गौरव और रूबी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं है। अगर इस केस ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपको झकझोरा, परेशान किया या इंसानी रिश्तों पर सवाल खड़े किए, तो ये कहानी याद रखे जाने लायक है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्राइम केस जिम्मेदारी के साथ बिना झूठी सनसनी फैलाए बताए जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक पीड़ितों की आवाज बन सकता है और ये सुनिश्चित करता है कि ऐसी कहानियां कभी भुलाई न जाएं। धन्यवाद।